ठीक है, इसमें देखो, नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन ऑफ फिनॉल। ये नहीं हुआ है ना, हमने सिर्फ एसिडिक बिहेवियर किया है, उसके बाद कोई और रिएक्शन नहीं किया। तो असाइलेशन वाले केस में when phenol is reacted with acyl halide, it undergoes acetylation फिनॉल का रिएक्शन मान लो हम लोगों ने किया, जैसे एस्टरिफिकेशन हो जाता है, एस्टरिफिकेशन के टाइप का ही रिएक्शन है। तो अगर यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन करते हो विद CH3COCl, तो Cl यहाँ से आउट होगा, इसका H आउट हो जाएगा, अटैच क्या हुआ फिर, ये कार्बोनिल कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस HCl यहाँ पे आउट कर सकते हैं। तो HCl को हटाने के लिए बहुत बार हम लोग एज अ बेस स्पिरिडीन वगैरह ऐड कर सकते हैं ताकि वो जो एसिड बना वो हट जाए। इसका नेम क्या लिखते हैं, एस्टर तो बना, नेम क्या लिखोगे, एस्टर्स के नेम क्या होते थे, अल्काइल अल्कानॉइड होता था। तो OH हमेशा उस पार्ट के साथ लगता है जहां पे C डबल बॉन्ड O अवेलेबल है। C डबल बॉन्ड O किसके पास, इसके पास है, तो ये अल्कानॉइड वाला पार्ट है, ये अल्काइल, तो अल्काइल तो नहीं, ये अराइल है यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिनाइल इथेनॉइड, ये लिख सकते हो। ऐसा ही अगर हम लोग इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड को भी लेंगे, अगर सिमिलर रिएक्शन वी कैन एक्सपेक्ट। सेम वही कंपाउंड O C डबल बॉन्ड O CH3 वैसा ही फॉर्म होगा। Benzoylation of phenol can also be done and it is known as Stoughton-Bowman reaction। तो ये सिर्फ जब बेंजोइल का ग्रुप अटैच होगा तो नेम करना है, असाइल ग्रुप जब अटैच होगा उस समय उसका नाम नहीं लिखोगे ऐसा। मान लो बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे लिया, इसका रिएक्शन कर रहे हैं, सो O के साथ C डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन का रिंग रहेगा ऐसा। इसका नेम क्या होना चाहिए, इसको क्या लिखेंगे, ये फिनॉल हो गया एंड दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड फिनाइल बेंजोइट। बेंजोइक एसिड का ही ये डेरिवेटिव है ना, तो बेंजोइट इसको बोलेंगे, ये फिनाइल हो गया। चलो ये लिख लो पहले, फिर इसमें आगे देखते हैं। उसको अलग से ही लिखते हैं। थर्ड रिएक्शन इज फ्राइज रीअरेंजमेंट।
वो शिफ्ट होगा पूरा. प्राइस रीअरेंजमेंट. So when phenyl esters are heated with anhydrous AlCl3, they undergo rearrangement to form ortho and para hydroxy ketones. तो एसाइलेशन जो पहले किया, फर्स्ट तो OH का रिएक्शन हुआ कि H हटा, वहां से एसिड बेस रिएक्शन वो काइंड ऑफ है. H हटा और उसके प्लेस पर CH3 CO ग्रुप आकर के अटैच हो गया. लेकिन उसी कंपाउंड को जो फॉर्म हुआ था पहले, अगर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करते हैं, OC डबल बॉन्ड O CH3, इसका नेम क्या लिखा था? फिनाइल इथेनॉइड. तो इसको अगर हीट किया विद एनहाइड्रस AlCl3, तो ये ग्रुप यहाँ से रीअरेंज होके ऑर्थो पे या पैरा पे जाकर के अटैच हो जाएगा. तो दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, OH C double bond O CH3. So this is ortho hydroxy acetophenone, and second में OH और पैरा पे ये ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा. So this is para hydroxy acetophenone. एसिटोफेनॉन. वैसे दोनों ही बनते लोअर टेम्परेचर रहा तो पैरा विल बी हायर इन अमाउंट, और अगर हायर टेम्परेचर रहा तो ऑर्थो विल बी हायर इन अमाउंट. एट लोअर टेम्परेचर, that is about 60 degree, para isomer will be higher in amount. And at higher temperature, which is near about 160, ortho isomer will be higher in amount. तो ये लिख लो, स्कॉटन बॉर्मन हो गया ना सबका. तो ये रिएक्शंस कैसा है, एसाइलेशन उन्होंने बताया, स्कॉटन बॉर्मन एनसीईआरटी में नहीं है. तो बेंजोइलेशन कर सकते हैं लेकिन हम लोग फिर भी, क्योंकि असाइल ग्रुप ही है, सेम रिएक्शन. तो वैसे रिएक्शंस मोस्टली वो एग्जाम में डाल देते हैं. उसमें ही लिख सकते हो नेक्स्ट रिएक्शन. रूट यहाँ पे लिख लो, phenol upon heating with zinc dust forms benzene. तो फेनॉल था और उसको जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया हम लोगों ने, दैट विल फॉर्म बेंजीन. एक क्वेश्चन इस पे ट्राई करो. कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू बेंजाइल अल्कोहल. ट्राई करो. बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल तुम्हें क्रिएट करना है.
ये प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, इक्वेशन फिर लिंक कर सकते हो बहुत इजीली। बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, SO3H, इसको NaOH के साथ पहले एंड देन विथ H2O, HOH, तो फेनॉल फॉर्म हुआ इससे। फेनॉल को देन जिंक डस्ट के साथ हीट कर सकते हैं, इससे बेंजीन फॉर्म हो गया। देन बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर सकते हो, CH3Cln anhydrous AlCl3, that will form toluene। बेंजीन टॉलिन, ये फेनॉल हो गया, and this is benzene sulfonic acid। अब टॉलिन का क्लोरीनेशन किया हम लोगों ने Cl2HNu के साथ, CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, एंड देन इसका रिएक्शन कर सकते हो विद aqueous KOH। तो क्लोरीन जो अटैच है वो आउट हो जाएगा, उसके प्लेस पर OH आया था, बेंजाइल अल्कोहल। इसको हम लोग 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप में कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ फेनाइल ईथर्स। तो देखो, फेनॉल का रिएक्शन पहले तो NaOH से कर दो, एसिड बेस रिएक्शन होगा, फेनॉक्साइड फॉर्म होगा, एंड देन इसका रिएक्शन RX के साथ कर सकते हैं। RX इज अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे X आउट हो और उसके प्लेस पर फेनॉक्साइड ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। तो फेनॉल, फेनॉल से फॉर्म हुआ फेनॉक्साइड, एंड देन अल्कोक्सी बेंजीन ईथर। तो फेनॉल का रिएक्शन अगर फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने NaOH के साथ किया, एंड देन इसका रिएक्शन फिर किया विद CH3Br, दैट विल फॉर्म एनिसोल, OCH3, एनिसोल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। लाइकवाइज फिर अगले रिएक्शन में वी कैन टेक फेनॉल और फेनॉल के साथ इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, फर्स्ट NaOH यूज करेंगे, and then second one is C2H5Br। OH का रिएक्शन हुआ, O- बना, O- ब्रोमीन को हटाएगा और वहां पे OC2H5, ये फेनॉल था, एंड दिस इज इथॉक्सी बेंजीन। ये फॉर्म हो जाएगा, ये लिखो नेक्स्ट। फेनाइल ईथर से अगर फॉर्म करना है तो ऐसा ऑब्टेन कर सकता है। बोल रहे हो क्या? 6 होगा, अच्छा।
So next is the reaction of phenol with ammonia. या reaction with ammonia लिख लो NH3. So reaction with NH3 में phenol reacts with NH3 in presence of anhydrous zinc chloride to form aniline. Phenol का reaction NH3 के साथ in presence of anhydrous zinc chloride. हो सकता है एग्जाम में फिनॉल से एनिलीन का क्वेश्चन है, बट वो डायरेक्टली ऐसा नहीं ऑप्टेन करना हो, ये हो सकता है. Reaction with PCl5 phenol upon reaction with PCl5 forms chlorobenzene, while most of it forms triphenyl phosphate. तो फिनॉल का रिएक्शन पहले किया विद PCl5, it forms chlorobenzene plus POCl3 plus HCl. Then 3 units of phenol का रिएक्शन POCl3 के साथ and triphenyl phosphate. PO4 3 minutes. तो ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्म होगा. Convert phenol to aniline without using reaction 6. इसके अलावा कुछ और भी अगर अप्लाई करके निकाल सकते हो तो वो सोचो, क्योंकि एनिलीन भी है बुक में और फेनॉल भी है. फेनॉल का रिएक्शन पहले किया विद, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ इसको हीट किया, इससे फॉर्म हो गया बेंजीन. देन इसमें HNO3N H2SO4, नाइट्रोबेंजीन बना. देन SNHCl या फिर FeHCl यूज कर सकते हैं, दैट विल फॉर्म एनिलीन. ठीक है.
नेक्स्ट रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन देख सकते हैं फिनॉल का। 8th रिएक्शन होगा ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल अपॉन treatment with Na2Cr2O7 in presence of acid oxidizes to benzoquinone. Note, quinones are dark colored compound. Which may form when phenol is oxidized by air. तो फेनॉल को अगर मान लो ओपन रहने दिया हम लोगों ने ऐसा और विद कांटेक्ट विद एयर आ गया वो, तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडाइज होने से वहां पे क्या बनेगा, फिनॉन्स बनेगा, और जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, डार्क कलर्ड होगा। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज तुम्हें अगर उसको क्रिएट ही करना है तो उसमें Na2Cr2O7 ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये ऑक्सीडाइज होगा एंड इट विल फॉर्म बेंजोक्विनोन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। ये लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या बनता था, उसमें रिएक्शंस अलग अलग थे। एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड या एल्कीन भी आ रहा था डिहाइड्रोजनेशन पे। डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन होता था जब हम लोग सीयू यूज करते थे विद टर्शियरी अल्कोहल। हो सकता है ये मोस्टली यूज होते हैं, टेस्ट तो और भी हो सकते हैं। हाँ हो सकता है ना ग्रुप, ये सिर्फ फौज के लिए काम कर रहा है, ग्रुप तो हो ही सकता है। न्यूट्रल ही यूज कर रहे हो इसलिए। फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइज भी हो सकता है, तो उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे हम लोग, न्यूट्रल स्टेट में यूज कर रहे हैं। सॉल्यूशन तुम कोई भी यूज कर सकते हो ना, उसमें एसिड ऐड कर सकते हो, अल्कलाइन यूज कर सकते हो। तो इसको ऐसा नहीं करना है कुछ, मतलब एसिड बेस ऐड नहीं करना है, सिंपली H2O यूज करना है।
डन। क्वेश्चन देखते हैं इस पे कुछ, रुक जाओ, देन फिर आई के रिएक्शंस करते हैं। ये सेम रिएक्शन एग्जाम में आया हुआ है, उसमें उन्होंने बस एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया है कि अगर इसको एक्सेस NaOH से ट्रीट किया, जो लास्ट अपने पास बनेगा उसको अगर एक्सेस NaOH से ट्रीट किया तो वहां पे क्या होगा। एक्सेस NaOH से जब ट्रीट करते हैं तो वहां पे कलर जो है वो हट जाता है, वो कलरलेस बन जाता है। वो लिख लो, उस बार के एग्जाम में था। इसको अगर एक्सेस NaOH से ट्रीट कर दिया तो कलरलेस हो जाएगा। हेलिन डाइटेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं। देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो फिनॉल के। कौन सा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है, एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, उसको चेक करने के लिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ किया था हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के टाइम पे, क्या दिखा उसमें, चार्ज कहाँ पे आ रहा था, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा था, और OH का ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो इट इज एक्टिवेटिंग। OH group is ring activating and OP directing.
Therefore, in electrophilic substitution reaction, the electrophiles will preferably attached at ortho and para position. ये ड्रॉ कर लो पहले। अगर फेनॉल को तुमने H2O में डाल दिया तो वो क्या करेगा? फेनॉल को अगर H2O में डाला तो फेनॉल H प्लस आउट कर देगा, उससे क्या बनेगा? फेनॉक्साइड आयन बना। फेनॉक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉन देने का एबिलिटी और ज्यादा हायर है क्योंकि उस समय O पे चार्ज प्लस भी नहीं आएगा, तो उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा वो उसमें। लिख लो, फिर करते हैं उसको रिएक्शंस। डन। नाइट्रेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। HNO3 यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? नाइट्रेशन में देखो, डाइल्यूट HNO3 जब यूज करोगे तो NO2 ऑर्थो पैरा इन दोनों पे अटैच होगा, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऑर्थो वाले केस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो सकता है। रिएक्शन नंबर क्या रहेगा? ये 11th होगा। तो फेनॉल का रिएक्शन अगर हम लोगों ने डाइल्यूट HNO3 से किया, so NO2 will go at ortho position and NO2 will go at para position. Phenol, this is O nitrophenol, this is P nitrophenol. O nitrophenol forms
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas p-nitrophenol forms intermolecular hydrogen bonding. तो बॉइलिंग पॉइंट हायर किसका होगा? पी नाइट्रो का। पी नाइट्रोफेनॉल विल बी ग्रेटर देन ओ नाइट्रोफेनॉल। ये हो गया। एंड ओ नाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। Therefore, these two can be separated via steam distillation. स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है कि जिस लिक्विड में अगर मानो दो दो लिक्विड्स अपने पास, पी नाइट्रो और ओ नाइट्रो है, और इन दोनों को अलग करना है तुम्हें, तो जिस फ्लास्क में ये प्रेजेंट होगा तुम उसमें स्टीम पास कर दोगे। स्टीम पास करने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है उसके लिए प्रेशर इजीली पहुंच जाएगा वहां तक, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो ओ नाइट्रोफेनॉल स्टीम के साथ वेपर में ट्रांसफॉर्म होकर अलग होने लगेगा। जो पी नाइट्रो है वो उसी प्लेस पे एग्जिस्ट करेगा। तो ओ नाइट्रो और H2 अलग हो गए, फिर उसको अलग कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे से, और पी नाइट्रो उससे अलग हो जाएगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन वहां लगा सकते हैं। डिस्टिलेशन के 4 टाइप्स हैं, वो करेंगे फिर। वैसे टॉपिक वाइज देखो तो वो 11th वाले पार्ट में ही है जीओसी के। ये हो गया ना। तो डाइल्यूट HNO3 जब यूज किया तो दो प्रोडक्ट बने, ओ नाइट्रो एंड पी नाइट्रोफेनॉल। अगर हम लोग वहां पे कॉन्सेंट्रेट HNO3 यूज करते हैं तो तीनों प्लेस पे एक साथ NO2 अटैच हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनेगा। फिर with concentrated HNO3, phenol forms 2,4,6 trinitrophenol, also called picric acid. So phenol का रिएक्शन किया हम लोगों ने विद concentrated HNO3, तो 4,6 trinitrophenol, also called picric acid. ये लिख लो। सल्फोनेशन फिर इसके बात करते हैं। सल्फोनेशन का जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब ब्रोमिनेशन भी करेंगे, उसमें भी दो ऑप्शंस हैं।
अरे सुपर पावर आ गया क्या कोई? दूध की आवाज़ है, तुम सुन पा रहे हो? डॉक्टर डूम के आने के पहले ही तुम्हारे पास पावर आ गया। हाँ? अभी कोई तो आ रहा था ना, एक मूवी स्पाइडरमैन का है ना? कराना पड़ता है, तब सुनते हैं बच्चे। हो गया? ये हो गया ना? 12th रिएक्शन फिर लिखो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में भी दो केसेस लेंगे हम लोग। When phenol reacts with bromine water, it forms white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ये फॉर्म होगा। This reaction can also be used as a test. Phenol 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ये वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Whereas when phenol is reacted with Br2 in presence of CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो अभी क्या होगा कि फेनॉल यहाँ पे आयनाइज नहीं हो पाएगा। फेनॉल आयनाइज नहीं हो तो उतना एक्टिवेटिंग इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें एक्टिवेटिंग इफेक्ट काम कर रहा था, तो एक्टिवेटिंग नहीं हो तो इसलिए यहाँ पे दो प्लेसेस पे इंडिविजुअली ऐड होगा फिर। So one product will be orthobromophenol and the other one will be parabromophenol. ये दोनों लिखो सर। तो नाइट्रेशन वाले केस में दो कंडीशंस है, दो केसेस है।
ये 298 केल्विन और 373 केल्विन रहा तो पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकते हो फिर इसका। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में ऑल्दो देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो लेविस एसिड जो यूज करेंगे उसके साथ इंटरफेयर भी कर सकते हैं। इनसेट में वैसे ये इक्वेशंस नहीं है। तो फिनॉल का रिएक्शन CH3Cl और एनहाइड्रस Cl से करेंगे। This will be called orthocresol and paracresol. इसी में ऐड करूँ, ये अल्काइलेशन था। Similarly, we can do acylation. Orthohydroxyestophenone पैराहाइड्रोक्सीएस्टोफेनोन। फिर इसमें दो नेम रिएक्शंस हैं, राइमेटामिन और कोल्बेज रिएक्शन, वो करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। Rametamine reaction. So when phenol is reacted with NaOH, followed by treatment with CHCl3OH minus N hydrolysis, orthohydroxybenzaldehyde or salicylaldehyde will be formed as the product. क्लोरोफॉर्म और NaOH का रिएक्शन अगर किया
ये O माइनस Na प्लस CHCl2 एंड देन NaOH यूज करते हैं इसको। यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हुआ दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को हम लोग सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। अब इसमें क्लोरोफॉर्म और NaOH का जो रिएक्शन है, डाइक्लोरोकार्बीन इज फॉर्म्ड। Is formed in this reaction. When CHCl3 reacts with NaOH. तो CHCl3 का रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप अगर इसको दिखाना चाहो, 3 क्लोरीन अटैच है, OH माइनस विल टेक दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ये अटैक करेगा, H प्लस आउट हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो H2 एलिमिनेट हुआ। फिर कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन और कार्बन के ऊपर चार्ज माइनस, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबल होता अगर वो क्लोरीन के पास होता, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाता है यहाँ से एज Cl माइनस, और रिमेनिंग जो अपने पास बचा दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। तो 2 क्लोरीन के एटम है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बीन, ये अटैक करता है। तो ये पहले ऐड होगा, फिर हाइड्रोजन उसके ऊपर चला जाएगा, तो CHCl2 उसके बाद बनता है। अटैक जो किया वो सिर्फ CCl2 ही नहीं किया है। ये लिखो, रामेटामिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफी। में लिखो Wolff's reaction. This reaction is used to form salicylic acid, या फिर इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। रिएक्शन देखो, फर्स्ट फेनॉल का रिएक्शन NaOH से करेंगे, फेनॉक्साइड आयन फॉर्म हुआ, देन इसका रिएक्शन CO2 के साथ एंड देन H प्लस के साथ, दैट विल फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। सोडियम फेनॉक्साइड बना और ये फेनॉल था। स्टेप्स भी देख सकते हैं इसके लिए, मैकेनिज्म। अगर मान लो O माइनस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, देन CO2 का ग्रुप सब ब्रेक होगा,
नेगेटिव चार्ज, इसके पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पे O-। O- फिर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, यहाँ डबल बॉन्ड वो फॉर्म हो जाएगा। फिर H अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और ये यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो ये H+ इसके पास जा सकता है, OH फॉर्म हो जाएगा, ये बचा, इसको फिर एसिडिफाई कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड। ये लिख लो पहले, फिर इसमें 3 रिएक्शंस और हैं जो इससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कंपाउंड्स। सैलिसिलिक एसिड तो बना पहले। ऑटोमराइजेशन है एक वे में बोल सकते हैं, इसके बाद वाला जो स्टेप लिखा था उन्होंने ये वाला, क्योंकि ये अल्फा एच है, सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट अल्फा एच रहा, ये इसके पास चला गया और यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। ऑटोमराइज ऐसा लिख सकते हो। ऑटोमराइजेशन में सिंस जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है, तो इसका ही अमाउंट बहुत ज्यादा हाइयर रहेगा, तो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम उस तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड को यूज करके हम लोग एस्पिरिन बना सकते हैं। एस्पिरिन इज अ पेन किलर, तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। डन। 3 रिएक्शन फिर इसके देखो, जो कंपाउंड हम लोगों ने फॉर्म किया
सैलिसिलिक एसिड उसका ही रिएक्शन है, उससे कंपाउंड्स बना सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग CH3OH से करें, तो ये फॉर्म करेगा COOCH3। दिस इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसाइलेट। इसको हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं। देन PHOH फेनॉल यूज कर सकते हैं। ये हो गया फेनाइल सैलिसाइलेट। दिस इज कॉल्ड सैलोन। एंड इसका रिएक्शन अगर हम लोगों ने CH3COCl के साथ किया, तो दिस फॉर्म्स एस्पिरिन। पेन रिलीवर, पेन में ही हम लोग इसको भी यूज करते हैं वैसे, और ये एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जा सकता है। तो एस्पिरिन बुक में है, एनसीईआरटी में एस्पिरिन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, या तो एसिटाइल क्लोराइड यूज करो या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करो, एस्पिरिन फॉर्म होगा। तो फिनॉल के जितने रिएक्शंस थे वो सारे हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स, नीचे उसके लिखो 76.6% कार्बन, 76.6% कार्बन, 6.38% हाइड्रोजन, 6.38% हाइड्रोजन, वेपर डेंसिटी 47, वेपर डेंसिटी 47। देन फिर एरो दो, एरो के ऊपर फर्स्ट, एरो के ऊपर फर्स्ट CO2 NaOH, CO2 NaOH 120 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर, CO2 NaOH 120 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर। सेकेंड स्टेप H3O प्लस, सेकेंड रिएजेंट उसमें H3O प्लस, जो पहले बताया वो रिएजेंट 1 का सेट था पूरा, CO2 NaOH 120 डिग्री हाई प्रेशर। देन सेकेंड इज H3O प्लस। देन एरो के बाद कंपाउंड Y, कंपाउंड Y मेजर प्रोडक्ट, कंपाउंड Y मेजर प्रोडक्ट। फिर क्वेश्चन में आगे लिखेंगे कंपाउंड Y डेवलप्स, कंपाउंड Y डेवलप्स कैरेक्टरिस्टिक कलर, कैरेक्टरिस्टिक कलर with neutral FeCl3, with neutral FeCl3 solution, with neutral FeCl3 solution. Identify the incorrect statement, identify the incorrect statement from the, identify the incorrect statement from the following for the above sequence, from the following for the above sequence, above sequence. Option A लिखो, compound Y will dissolve, option A, compound Y will dissolve in NaHCO3,
compound Y will dissolve in NaHCO3 and evolve a gas. Option B, compound X is more acidic than compound Y. Compound X is more acidic than compound Y. Option C, both compounds X and Y will dissolve in NaOH. Both compounds X and Y will dissolve in NaOH. And then last, both compounds X and Y will burn with sooty flame. SOOTY, सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम का देखो ये एक एक्सप्लेन करते हैं. सूटी फ्लेम तुम्हें तब मिलता है जब बेंजीन का रिंग प्रेजेंट हो, वो बर्न होता है, तो ऐसा होता है. वो एक हिंट है. चलो देखो अभी तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है. इसका मतलब 3 स्टेटमेंट राइट होंगे, एक ही रॉन्ग होगा. कंपाउंड एक्स इज मोर एसिडिक देन कंपाउंड वाई. रिएक्शन एक बार चेक करो, ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का कि ये कंपाउंड्स क्या हैं, देन फिर ऑप्शंस में जाओ. वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, मोलर मास उससे निकाल सकते हो. मोलर मास पता चल गया, फिर कार्बन के कितने एटम्स है वो निकाल पाओगे. हाइड्रोजन कितना है वो पता चल जाएगा. रिमेनिंग जो मास बचा उसमें क्या एलिमेंट फिट हो पा रहा है ये देख सकते हो. देखते हैं कंपाउंड मिला कुछ. ओके. देखो सोचो, ढूंढना पड़ेगा. देखो एक हिंट तो तुम्हारे पास है, जो कंपाउंड वाई है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब उस कंपाउंड में OH तो होगा. ठीक है. फिर CO2 और NaOH और H+ से रिएक्ट किया तो COH भी आया होगा. तो OH होगा, मतलब फिनॉल का स्ट्रक्चर होगा. और फिनॉल के स्ट्रक्चर के जस्ट पहले जो रिएक्शन दिया वो कोल्बिस रिएक्शन है. तो हम लोग ट्राई करेंगे कि फिनॉल पे ये फिट होता है क्या. फिनॉल का कितना होगा मास वो चेक कर लो. 47 का ट्वाइस अगर हो रहा है तो वही हो जाएगा. फिर उसके प्रॉपर्टीज चेक कर लो.
तो फिनॉल तुम्हारा यहाँ कंपाउंड एक्स होता, कंपाउंड वाई विल बी सैलिसिलिक एसिड। अब जो स्टेटमेंट्स उनको चेक करते हैं, तो कंपाउंड वाई में एसिडिक ग्रुप है जिसका रिएक्शन बाइकार्बोनेट से हो सकता है, वो रिएक्ट करेगा, CO2 गैस इवॉल्व करेगा और डिसॉल्व होगा, तो राइट स्टेटमेंट है। कंपाउंड एक्स में फिनॉल है, कंपाउंड वाई में एसिड है, एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोथ कंपाउंड्स एक्स एंड वाई विल डिसॉल्व इन NaOH, यस, दोनों का रिएक्शन NaOH से हो सकता है। एंड डी, बोथ कंपाउंड्स एक्स एंड वाई विल बर्न विथ सूटी फ्लेम, दोनों में ही रिंग प्रेजेंट है, दोनों के लिए ट्रू है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट एंड राइट आंसर। सूटी फ्लेम वाला एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो याद रखोगे, बेंजीन का रिंग जब भी कंपाउंड के अंदर होगा वो बर्न करेंगे तो ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो वहां ये दे सकते हैं। अनसैचुरेटेड लोगे तो वहां पे हो सकता है, बट वो लॉन्ग चेन होना चाहिए। ब्यूटेन जैसे बर्न करते हैं हम लोग वो घर में, वैसा कुछ निकलता है बाहर, वो क्लीन फ्यूल है तो उसमें नहीं होगा। लॉन्ग चेन होगा तो ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो बर्न नहीं हो पाएगा। एस्पिरिन का जो फंक्शनिंग, अब जैसे एडवांस में क्वेश्चन था, रिएक्शन पूरा दिया हुआ है, लास्ट में एस्पिरिन बनता है, तो वो तुम वो रिएक्शन चेक करके एस्पिरिन क्रिएट कर लोगे। बट सवाल वो नहीं है, सवाल वो है कि जो कंपाउंड बना वो पेन रिलीवर के टाइप एक्ट करता है, बट वो पेन रोकता कैसे है ये बताओ, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां पे। तो लिखो, उसका स्टेटमेंट लिख लो, एस्पिरिन प्रिवेंट्स पेन बाय, हाँ बट नेम स्पेसिफिक है, वहाँ नेम दिया हुआ है। एस्पिरिन प्रिवेंट्स पेन बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम, aspirin prevents pain by blocking the enzyme cyclooxygenase, cyclooxygenase, COX उसको लिखते हैं, cyclooxygenase, COX, which stops the body from making, which stops the body from making prostaglandins, prevents the body from making prostaglandins, prostaglandins, prostaglandins। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? द केमिकल मैसेंजर्स, द केमिकल मैसेंजर्स दैट सिग्नल पेन एंड स्वेलिंग, दैट सिग्नल पेन एंड स्वेलिंग। तो इस वे में ये वर्क करेगा। तो एडवांस में हमेशा एक्सपेक्ट करो कि थोड़ा सा कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा, मतलब जो रिएक्शन तुमने किया उसके बियॉन्ड उसका या तो प्रॉपर्टी होगा या कुछ और ऐसा चीज होगा जो इजियर नहीं है, तो वो क्रैक करना पड़ेगा तुम्हें। चलो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छा मिलता है तो। ये अच्छा क्वेश्चन, देखो, ए हाइड्रोक्सी कंपाउंड एक्स, क्वेश्चन, a hydroxy compound X with molar mass, a hydroxy compound X with molar mass 122 gram per mole, a hydroxy compound X with molar mass 122 gram per mole is acetylated, is acetylated with acetic anhydride, is acetylated with acetic anhydride using a large excess of, using a large excess of the reagent
using a large excess of the reagent, ensuring complete acetylation, ensuring complete acetylation of all hydroxyl groups, complete acetylation of all hydroxyl groups. The product obtained has a molar mass of the product obtained has a molar mass of 290 gram per mole, has a molar mass of 290 gram per mole. The number of hydroxyl groups, the number of hydroxyl groups present in compound X is the number of hydroxyl groups present in compound X is option A 2, option A is 2, option B 4, option C 3, and option D 5. चेक करो, लॉजिकल है क्वेश्चन। एसिटाइलेशन OH ग्रुप के साथ होगा तो फिनॉल का ग्रुप हो या फिर अल्कोहल का ग्रुप हो, OH का रिएक्शन एसिटाइल से होता है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो अंडरस्टैंड करो, उसके हेल्प से आइडेंटिफाई करो। कैसे आया? हम्म, okay.
ठीक है। बाकी लोगों का आंसर आया। देखो इसमें सेम वे तुम्हें करना है, ऐसा अंडरस्टैंड करो कि जो भी अल्कोहल था, अगर एसिटाइलेशन करते हैं हम लोग, तो अल्कोहल का ग्रुप क्या है, आरओएच है, एक ही अल्कोहल मान लेते हैं इसमें, और मान लो तुमने एसिटाइलेशन किया, CH3CO सीएल ग्रुप ऐसा कुछ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस, तो यहाँ से एच आउट होगा RO, और यहाँ ऐड होगा CO CH3, करेक्ट। तो टोटल मास का चेंज कितना हो रहा है, देखो हमने एक हाइड्रोजन हटाया -1, और ये ग्रुप ऐड किया, तो प्लस कितना, 12 + 12 ये 24 + 16 40 + 3 43, तो ओवरऑल चेंज कितने यूनिट्स का है, 42 यूनिट्स का है। एक एसिटाइल ग्रुप जब आके ऐड होगा तो 42 यूनिट से इंक्रीज होगा मास। इनिशियल मास कितना दिया है, 122, फाइनल कितना है 290, ठीक है। डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 168, तो 168 को अगर हम लोग डिवाइड करें बाय दिस नंबर, यू गेट 4, तो मतलब ऐसे 4 यूनिट्स अटैच हुए होंगे, क्योंकि हर बार इस ब्लॉक में ही इंक्रीज होगा मास, तो 42 टाइम्स 4 इतना आ रहा है, मतलब 4 एसिटाइल के ग्रुप है, आंसर विल बी 4। तो इसमें गलती एक क्या हो जाती है कि तुमने जो मास ऐड किया तुम वो काउंट करते हो, बट जो हाइड्रोजन हटा रहे हो वो रिमूव नहीं करते उसमें से, तो वो इनकरेक्ट आंसर आने लगता है। तो एच हटा भी रहे हम लोग, तो उसको इंक्लूड करना है बस।